नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम देख रहे हैं 2025 की दुनिया के 5 सबसे प्रसिद्ध जीवित व्यक्तियों की एक सूची को। ये जानकारी एक प्रकाशन है, ग्लोबल आइकॉन्स ऑफ 2025 वहाँ से ली गई है। अब देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये शायद एक आईना है ना? जो दिखाता है कि भाई 2025 में ग्लोबल फेम ये चीज़ है क्या आखिर? तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के हिसाब से ये कौन लोग हैं और क्यों है इतने फेमस। मतलब कारण क्या बताए गए हैं, कुछ पारंपरिक है या कुछ नया चल रहा है। हाँ, और पहली नज़र में ही ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि लिस्ट में खेल से भी लोग हैं, संगीत से भी, और हाँ, मीडिया या कहिए बिजनेस से भी। तो ये अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है कि कौन से एरिया हावी हो रहे हैं दुनिया में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये पड़ताल और देखते हैं ग्लोबल आइकॉन्स ऑफ 2025 हमें क्या बताता है इस फेम के बदलते चेहरे के बारे में। तो लिस्ट में पहला नाम, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा होगा, फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो। स्रोत कहता है कि उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग तो खैर ज़बरदस्त है ही, और फुटबॉल में जो किया है उसके लिए पूरी दुनिया जानती है। पर सवाल ये है कि क्या स्रोत सिर्फ फॉलोअर्स की गिनती बता रहा है या कुछ और भी उनकी प्रसिद्धि के पीछे? आजकल तो बहुत लोगों के फॉलोअर्स हैं ना। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। देखिए, बात सिर्फ गिनती की नहीं है, जैसा आपने कहा। ये जो प्रकाशन है, ग्लोबल आइकन्स ऑफ 2025, ये असल में इस बात पे ज्यादा फोकस कर रहा है कि रोनाल्डो की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिविटी कैसी है, और उससे भी ज्यादा उनका एंगेजमेंट लेवल क्या है। मतलब कितने लोग सिर्फ फॉलो कर रहे हैं वो नहीं, बल्कि कितने लोग वाकई जुड़ते हैं उनके पोस्ट से, रिएक्ट करते हैं, शेयर करते हैं। स्रोत का तर्क यह है कि 2025 में ग्लोबल फेम का ये एक ज्यादा सही पैमाना बन गया है। सिर्फ रीच नहीं, बल्कि असर, प्रभाव। फुटबॉल की अपील तो है ही पूरी दुनिया में, वो तो बेस है, लेकिन उनकी जो डिजिटल स्ट्रैटेजी है, लगातार कंटेंट देना, फैंस से वो जो सीधा कनेक्शन है, स्रोत के मुताबिक ये चीजें उन्हें लिस्ट में सबसे ऊपर रखती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये जुड़ाव और असर की बात है। ये वाकई फेम को देखने का एक बदला हुआ नजरिया लगता है। ठीक है, अब इसी फील्ड से यानी फुटबॉल से ही दूसरा नाम है लियोनेल मेसी, वर्ल्ड कप विनर, जाहिर है, और दुनिया भर में करोड़ों फैंस। स्रोत इनके बारे में क्या खास बताता है? क्या इनका फेम भी रोनाल्डो जैसा ही है, मतलब वही डिजिटल एंगेजमेंट वाला एंगल, या कुछ और है? यहाँ थोड़ा सा फर्क है, और स्रोत इस फर्क को पॉइंट आउट भी करता है। मेसी के केस में ग्लोबल आइकॉन्स उनकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है, जो टैलेंट है, और खेल का जो सबसे ऊंचा मकाम है, वर्ल्ड कप जीतना, उसको उनकी ग्लोबल पोजीशन का मेन पिलर मानता है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं लिगेसी या ग्रेटनेस वाली फेम है। जहां रोनाल्डो के फेम में वो लगातार डिजिटल प्रेजेंस और ब्रांड बिल्डिंग वाली बात ज्यादा हावी बताई गई है, वहीं मेसी का फेम उनकी ऑन फील्ड अचीवमेंट्स और खासकर उस एक बड़े मोमेंट वर्ल्ड कप जीत से ज्यादा जुड़ा हुआ दिखता है, जिसने उन्हें कल्चरल आइकॉन जैसा बना दिया है। हाँ, बेशक उनका फैन बेस भी बहुत बड़ा है और डिजिटल प्रेजेंस भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन स्रोत के एनालिसिस में उनकी फेम का जो कोर है वो मैदान पर उनकी कला और उसका वो शिखर है। तो हाँ, है दोनों फुटबॉल आइकन्स, पर स्रोत उनकी प्रसिद्धि के रास्तों में एक एक बारीक सा फर्क जरूर दिखाता है, और दोनों ही ग्लोबल फेम दिला रहे हैं। चलिए अब जरा फील्ड बदलते हैं, खेल के मैदान से संगीत की दुनिया में। तीसरा नाम है टेलर स्विफ्ट। स्रोत कहता है कि वो एक म्यूजिक सुपरस्टार हैं, जिनके एल्बम्स, टूर्स, स्ट्रीमिंग, सब कुछ सीमाओं के पार है, अंतर्राष्ट्रीय पहुंच। अब संगीत की तो वैसे भी कोई सरहद नहीं होती, पर क्या स्रोत स्विफ्ट की प्रसिद्धि में कोई खास एलिमेंट को हाईलाइट करता है, कुछ अलग? बिल्कुल करता है। देखिए, संगीत की यूनिवर्सल अपील तो है ही, हम सब जानते हैं, लेकिन ग्लोबल आइकॉन्स प्रकाशन टेलर स्विफ्ट के मामले में 2-3 चीजों पर खास जोर दे रहा है। पहला, उनकी कहानी कहने की कला, स्टोरी टेलिंग, जो उनके म्यूजिक के जरिए फैन से एक बहुत गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाती है। दूसरा, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, मतलब जिस तरीके से वो अपना म्यूजिक रिलीज करती हैं, फैंस को एंगेज करती हैं, अपने काम पर कंट्रोल रखती हैं। और तीसरा, जिसे स्रोत कहता है, कल्चरल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अच्छा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। हाँ, जैसे उनके टूर्स का लोकल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, उनका फैशन पर क्या प्रभाव है, और सामाजिक मुद्दों पर भी वो जो बोलती हैं। स्रोत का तर्क ये है कि स्विफ्ट सिर्फ एक सिंगर या म्यूजिशियन नहीं रह गई हैं, वो एक कल्चरल फोर्स बन गई हैं।
और उनकी प्रसिद्धि सिर्फ गानों की पॉपुलैरिटी से बहुत आगे निकल चुकी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, हाँ बिल्कुल, स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, ये सब उनके टूल्स हैं, लेकिन स्रोत उनकी प्रसिद्धि को इन मंचों के स्मार्ट इस्तेमाल और उनके बनाए हुए कल्चरल असर के एक मिक्सचर के तौर पर देखता है। यानी सिर्फ संगीत नहीं, कहानी, स्ट्रैटेजी और कल्चरल इम्पैक्ट का पूरा पैकेज। ये तो फेम के कई लेयर्स को छू रहा है। अब लिस्ट में अगला नाम, चौथा, हमें बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जा रहा है। फैशन, कॉस्मेटिक्स और सोशल मीडिया। यह है काइली जेनर। स्रोत कहता है कि उनका बिजनेस और पब्लिक प्रोफाइल ही उनके फेम का मुख्य कारण है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब बिजनेस बनाना भी सेलिब्रिटी बनने का एक पक्का रास्ता बन गया है? कम से कम इस स्रोत के मुताबिक तो यही लगता है। हाँ, और ये शायद इस लिस्ट का सबसे बड़ा इशारा है कि फेम की परिभाषा ही बदल रही है। ग्लोबल आइकन्स काइली जेनर को उस नई पीढ़ी के फेम के सिंबल की तरह पेश करता है, जहां एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता और पर्सनल ब्रांडिंग वो शायद पारंपरिक टैलेंट दिखाने से भी ज्यादा जरूरी हो सकती है। स्रोत उनके कॉस्मेटिक्स एम्पायर की जो सफलता है, उसकी जो ग्लोबल रीच है और उसकी जो वैल्यूएशन है, हाँ, वो तो अरबों में है शायद। जी हाँ, उसको उनकी प्रसिद्धि का मेन ड्राइवर मानता है। उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस एक लॉन्च पैड की तरह है, एक मार्केटिंग टूल है, जाहिर है, लेकिन स्रोत का एनालिसिस ये इशारा करता है कि उनकी असली ताकत उनके बिजनेस मॉडल में है, उस ब्रांड में है जो उन्होंने खड़ा किया है। ये ट्रेडिशनल सेलिब्रिटी मॉडल से काफी अलग है। पहले क्या होता था? फेम पहले आती थी, बिजनेस शायद बाद में। यहां बिजनेस खुद ही फेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, शायद सबसे बड़ा हिस्सा। स्रोत इसे सेलिब्रिटी एज बिजनेस मॉडल कह रहा है। सेलिब्रिटी एज बिजनेस मॉडल, ये सोचने वाली बात है। मतलब अब सिर्फ कलाकार या खिलाड़ी होना काफी नहीं है, एक कामयाब उद्यमी होना भी आपको ग्लोबल आइकॉन बना सकता है। राइट। और इसी कड़ी में लिस्ट का 5वां और आखिरी नाम है किम कार्दाशियन। रियलिटी टीवी की शुरुआत करने वालों में से, उद्यमी और मीडिया में तो मतलब हर जगह मौजूद, हाँ। जबरदस्त विजिबिलिटी। स्रोत कहता है कि वो अब भी दुनिया की टॉप हस्तियों में गिनी जाती हैं। हाँ। अब काइली जेनर और किम कार्दाशियन दोनों ही बिजनेस और मीडिया से जुड़ी हैं। क्या स्रोत इनकी प्रसिद्धि में कोई फर्क बताता है या दोनों एक ही जैसी हैं? देखिए, स्रोत दोनों की फेम में सिमिलैरिटीज तो देखता है, खासकर वो उद्यमिता वाला एंगल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क भी बताता है। किम कार्दाशियन के मामले में ग्लोबल आइकॉन्स उनकी पूरी जर्नी पर ज्यादा जोर देता है। रियलिटी टीवी जैसे एक नए, उस वक्त के बिल्कुल नए मीडियम से शुरू करके लगातार खुद को बदलना, री इन्वेंट करना और फिर अलग अलग फील्ड्स में घुसना, फैशन, ब्यूटी और अब तो प्राइवेट इक्विटी में भी। हाँ, वो भी सुना था जी। तो स्रोत उनकी प्रसिद्धि को लॉन्जेविटी यानी स्थायित्व और अडेप्टेबिलिटी यानी बदलने की क्षमता के एक उदाहरण की तरह देखता है। जहां काइली जेनर की फेम उनके अपने ब्रांड की उस तेज ग्रोथ से ज्यादा जुड़ी है, वहीं किम कार्दाशियन की फेम दर्शकों से मीडिया लैंडस्केप में बने रहने और लगातार रेलेवेंट बने रहने की उनकी काबिलियत से जुड़ी है। स्रोत का तर्क है कि किम ने एक तरह से फेम के रूल्स को ही बदल दिया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे मीडिया की समझ, बिजनेस स्किल्स और अपनी पर्सनल कहानी को मिलाकर एक टिकाऊ ग्लोबल ब्रांड बनाया जा सकता है। उनकी जो मल्टी प्लेटफॉर्म प्रेजेंस है मीडिया में, बिजनेस में, सोशल मीडिया पर, उसे उनकी लगातार सफलता का सीक्रेट बताया गया है। तो ये है वो 5 नाम ग्लोबल आइकन्स ऑफ 2025 के हिसाब से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी खेल की दुनिया से, टेलर स्विफ्ट संगीत से और काइली जेनर व किम कार्दाशियन मीडिया, बिजनेस और सोशल इन्फ्लुएंस के एक मिक्सचर से। हमने देखा